औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर आसिफ इजहार आपसे मुखातिब है। बहुत से लोग आप में ऐसे हैं जिनको अगर हड्डियों में या पट्ठों में या जोड़ों में दर्द की शिकायत हो और आप किसी डॉक्टर के पास जाएं तो वो आपको अक्सर एक टेस्ट तजवीज़ करते हैं जिसे यूरिक एसिड कहा जाता है। या अब ये इतना आम हो गया है और लोगों में इसका फ़हम इतना आ गया है कि आपको कहीं पे जोड़ों में दर्द या बदन में दर्द या किसी भी किस्म के दर्द की शिकायत हो तो वो अक्सर औक़ात अगर आप अपने दोस्तों से डिस्कस करते हैं तो वो भी आपको ये मशवरा देते हैं कि आप यूरिक एसिड का टेस्ट करा लें। अब यूरिक एसिड है क्या, हमारे बदन में इसका काम क्या है, और यूरिक एसिड अगर बढ़ जाए तो इसकी अलामात क्या हैं, बढ़ता क्यों है और इसका सद्दबाब कैसे किया जाए, और अगर सद्दबाब के बावजूद, परहेज़ वगैरह के बावजूद ये फिर भी बढ़ता रहे और आपको पेचीदगियों की तरफ लेके चला जाए तो फिर इसका इलाज क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ज़रा ये समझा दूँ कि यूरिक एसिड है क्या चीज़। अब जिस तरह एक गाड़ी में ईंधन डाला जाता है और वो गाड़ी जब चलती है और ईंधन जलता है तो उससे कुछ फजलाजात पैदा होते हैं जो कार्बन की सूरत में और कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में और धुएं की सूरत में फिर आपको नज़र आते हैं कि वो उनका अखराज हो रहा होता है। इसी तरह जो हम चीज़ें खाते हैं, हमारा हाजमे का निज़ाम जो है, जब वो कुछ चीज़ें हज़म करता है सो उसमें कुछ फ़ायदेमंद चीज़ें आपके लिए बनती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फजलाजात के तौर पर वो बनती हैं और आपका बदन उनको निकाल देता है। अब क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो नुकसानदेह हैं या फजलाजात में शुमार होती हैं, उनकी लिस्ट काफ़ी तवील है। और आज का हमारा जो मौजू है वो यूरिक एसिड के हवाले से है, तो मैं अपने आप को यूरिक एसिड तक ही महदूद रखता हूँ और बाकी जितनी चीज़ें हैं उनको इंशाल्लाह किसी और टाइम, किसी और तस्करे में, किसी और लेक्चर में फिर उनका मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। यूरिक एसिड बुनियादी तौर पे जो हम प्रोटीन्स खाते हैं, ये प्रोटीन्स मुख्तलिफ किस्म के अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई हैं। अब जब हम ये प्रोटीन्स का इस्तेमाल करते हैं, जब ये हमारे हाजमे के निज़ाम की तरफ जाता है, मैदे में जाता है, आंतों में जाता है, तो इस प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है और उसको छोटे छोटे हिस्सों में ये तकसीम हो जाता है ताकि आपके निज़ाम इंहिज़ाम के लिए इसको एब्जॉर्ब करना या जज़्ब करना आसान हो। या प्रोटीन जनरली जो है मुख्तलिफ किस्म के अमीनो एसिड्स में वो टूट फूट का शिकार हो जाता है और उसके छोटे छोटे अमीनो एसिड्स बन जाते हैं जो कि एब्जॉर्ब भी होते हैं और इन्हीं अमीनो एसिड्स को फिर आपका बदन जो है मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल करता है, जिनमें तकरीबन हमारे बदन के जितने खुलिये हैं और जितने हमारे बदन के फंक्शंस हैं वो सारे चल रहे होते हैं। अब अगर ये प्रोटीन अमीनो एसिड में तब्दील होता है तो इसके ब्रेक डाउन के दौरान आपको कुछ ऐसे फजलाजात मिलते हैं या कुछ उससे ऐसे फजलाजात खारिज होते हैं जो कि हमारे बदन के लिए ज़रूरी नहीं है और हमारा बदन उसका अखराज करता है। इन्हीं में प्रोटीन की ब्रेक डाउन से बनने वाला एक फाजिल मवाद जो है वो यूरिक एसिड है, जो हमारे बदन में पैदा होता है, हमारे खून में शामिल होता है और ये जाके जो हमारे जो गुर्दे हैं वो इसको यूरिन के ज़रिए यानी आपके छोटे पेशाब के ज़रिए उसका बदन से इखराज कर लेते हैं और आपके बदन में या खून में यूरिक एसिड की मिकदार जो है वो मुनासिब और मुतनासिब रहती है। अगर कहीं दो काम हो जाए कि या तो ये यूरिक एसिड इसके बनने का अमल बढ़ जाए और ये इसलिए इसका लेवल बढ़ जाता है, या जो है फिर बनता ये नॉर्मल तनासुब से है लेकिन इसके अखराज का जो अमल है वो स्लो हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड का खून में उसकी मिकदार बढ़ जाती है। अब बनने का अमल कैसे ज़्यादा होता है? जब भी किसी को कोई ऐसी बीमारी हो जिसमें उसकी बॉडी का सेल टर्नओवर ज़्यादा हो, मतलब कि बाज़ लोगों में खून की कुछ बीमारियां हो सकती हैं जिस तरह पॉलीसाइथीमिया उसको हम बोलते हैं, या इसके अलावा जो है तो थैलेसीमिया के मरीज जो है उनमें खून बनने और टूटने का अमल जो खुलिये हैं उसका जारी रहता है, या जो स्किन की कुछ बीमारियां हैं जिस तरह एक्जिमा हो गया, सोराइसिस हो गई, इनमें सेल टर्नओवर जो है या हमारे बदन के जो खुलिये हैं उनके बनने और टूटने का अमल बहुत ज़्यादा होता है। सो उनके बनने और टूटने के अमल के दौरान यूरिक एसिड का अखराज बहुत ज़्यादा हो जाता है और आपके खून में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है। या अगर आपके बदन की प्रोडक्शन नॉर्मल चल रही है यूरिक एसिड की, लेकिन आप ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनकी ब्रेक डाउन या उनके हाजमे के दौरान यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा बन रही है, जिस तरह प्रोटीन्स हो गई, खुसूसी तौर पे जो एनिमल प्रोटीन्स हैं यानी जो गोश्त के प्रोटीन्स हैं, आप अगर बड़े गोश्त, मोटे गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, इसके अलावा मटन भी काफ़ी हद तक यूरिक एसिड के बनने में उसका किरदार है। इसके अलावा बाकी प्लांट प्रोटीन्स भी कुछ ऐसी हैं जो कि दालों में, लोबिया, चना, इनमें इन चीज़ों में पाई जाती हैं। सो अगर आपकी प्रोटीन की इनटेक, आपके फ्लूइड इनटेक यानी पानी की मिकदार और आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स है और फैट्स है
उनके मिकदार के मुनासिब ना हो और मुतनासिब ना हो तो आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। नॉर्मली क्या होता है कि जब आपका यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है, आपकी बॉडी उसका अखराज कर देती है, वो गुर्दों की तरफ आता है, गुर्दे फिल्टर करते हैं और जो फाजिल यूरिक एसिड है वो यूरिन में यानी छोटे पेशाब में उसका अखराज हो जाता है। अब जो मवाद ज़्यादा रह जाता है वो यकीनी तौर पे आपके खून में शामिल होता है और खून में इसका लेवल बढ़ने लगता है। जब खून में उसका लेवल बढ़ने लगता है तो उसकी अलामात क्या हैं और अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए उसकी पेचीदगियाँ क्या हो सकती हैं, अब उस जानिब आते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग जो है वो खाना खाने के बाद या जो गोश्त वगैरह है उसके इस्तेमाल के बाद उनमें लेथार्जी, कमज़ोरी और पट्ठों के दर्द की शिकायत आम रहती है। बढ़ते बढ़ते ये शिकायत ऐसी हो जाती है कि उनकी हड्डियां दुखने लगती हैं और जब ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो उनके जोड़ जो हैं वो दुखने लगते हैं, जो छोटे जोड़ और बड़े जोड़ दोनों हो सकते हैं। और ख़ास तौर पे एक जोड़ जो इंतहाई अहम है वो है आपके पाँव के अंगूठे का जो पहला जोड़ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें जाके ये यूरिक एसिड जमना शुरू हो जाता है और वहाँ पे जम के ये क्रिस्टल्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है और इस बीमारी को गाउट का नाम दिया जाता है, जिसकी वजह से उस पाँव के जोड़ में शदीद किस्म का दर्द, टीसें और शदीद किस्म की सूजन आ जाती है और जो कि तकरीबन रात के वक्त ये शिकायत ज़्यादा होती है और ये दर्द आपको नींद से भी जगा लेता है। गाउट की शिकायत बहुत से लोगों में फिर पाई जाती है। इसके अलावा पाँव के अंगूठे के अलावा और भी ऐसे जोड़ हैं, जिस तरह हमारा घुटने का जोड़ है या जिस तरह हमारे और हाथ पाँव के छोटे जोड़ हैं, उनमें भी ये जम सकता है और उनमें भी ये क्रिस्टल फॉर्म इख्तियार करके उन जोड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा अगर किसी में यूरिक एसिड की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो स्किन पर भी, आपके हाथों की, आपके कानों की और मुख्तलिफ जगहों पर या आपके जो एरिया हैं इनके इर्द गिर्द ये यूरिक एसिड जो है ये टोफाई यानी जजीरों की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसे हम यूरिक एसिड टोफस या टोफाई बोलते हैं। ये इस सूरत में आके और आपके चमड़े को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। जो ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है वो ये है कि यही यूरिक एसिड जाके आपके गुर्दों में इसका अखराज करने का जब सकत उनकी नहीं रहती, इसका अखराज नहीं होता, ये यूरिक एसिड गुर्दों की नलियों में जमना शुरू हो जाता है और आपको गुर्दे की पथरियां और गुर्दे में रेत बनने का जो अमल है उसका सामना करना पड़ सकता है। अब अगर किसी में यूरिक एसिड की मिकदार इंतहाई हद तक बढ़ जाए तो उसमें जिस तरह मैंने कहा कि आपको जोड़ों में शदीद तकलीफ हो सकती है, आपको गाउट की शिकायत हो सकती है और इसके अलावा जो है तो आप में थकन और सेहत आपकी ख़राब रहने लगती है, ये शिकायत आपको हो सकती है। इस सूरत में क्या किया जाए? इस सूरत में ये किया जाए कि मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा करके और वो एक मुस्तनद लेबॉर्ट्री और एक नॉर्मल अच्छी जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं जिनका रिजल्ट रिलायबल हो, वहाँ से आपका टेस्ट करा के आपको यूरिक एसिड की मिकदार बता देते हैं। अगर आपकी यूरिक एसिड की मिकदार थोड़ी ज़्यादा है यानी माइल्ड टू मॉडरेट, अगर आपका यूरिक एसिड ज़्यादा है और आपको चंद ही अलामात हैं, कोई पेचीदा अमल जो उसकी पेचीदियाँ हैं उसकी कोई अलामात नहीं है, तो आपको डाइट का मशवरा दिया जाता है कि आप परहेज़ स्टार्ट कर लें। और ये परहेज़ कैसे हो सकता है कि इसमें आप एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन ये अपनी खुराक में कम कर लें ताकि आपकी बॉडी में जो है तो यूरिक एसिड की प्रोडक्शन या जो यूरिक एसिड बन रहा है उसका अमल कम हो जाए। सो इस तरह आप अपने यूरिक एसिड को नॉर्मली नीचे ला सकते हैं। इसमें हम खुसूसी तौर पे लोगों को कह देते हैं कि आप बड़े गोश्त का इस्तेमाल ना कीजिएगा, इसी के साथ साथ लोबिया, चना, ये जो दालें हैं इनका इस्तेमाल कम कीजिए और जो फ्रेश फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, उनका इस्तेमाल ज़्यादा कीजिएगा। इसके साथ साथ जो है यूरिक एसिड की प्रोडक्शन कम हो जाती है बॉडी में और आपका यूरिक एसिड लेवल जो है वो नॉर्मल की तरफ आने लगता है। दूसरी जो एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ वो ये है कि जो यूरिक एसिड है प्रोडक्शन का अमल या बनने का अमल तो आपने उसको कम कर दिया, लेकिन उसका जो अखराज है उसका अमल आपने बढ़ाना है, क्योंकि जो ऑलरेडी प्रोटीन जो प्रेजेंट आपके ब्लड में यूरिक एसिड है उसकी मिकदार कम हो जाए। सो उसके लिए आपने साफ पानी की मिकदार को बढ़ा देना है। आप पानी पीने का जो अमल है वो ज़्यादा रखें। पानी मुख्तलिफ़ किस्म की मशरूबात का इस्तेमाल करके जितना आप छोटा पेशाब ज़्यादा करेंगे, जितना आपका यूरिनेशन का अमल ज़्यादा होगा, उतना ही यूरिक एसिड का अखराज ज़्यादा होगा और आपके ब्लड का यूरिक एसिड जो है वो नॉर्मल लेवल पे आएगा और आप पेचीदगियों से बच सकेंगे। अगर खुदा न खास्ता किसी में गुर्दे की कमज़ोरी है सो उन लोगों में अक्सर औकात यूरिक एसिड की जो मिकदार है वो ज़्यादा हो जाती है। सो वो गुर्दे के मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा किए बगैर ना कोई दवाई लें और ना ही इस तरह की कोई चीज़ें करें। परहेज़ वगैरह का अपने डॉक्टर से पूछ के फिर आप उसका दवाइयों का इस्तेमाल और अपनी परहेज़ जारी रखिएगा, क्योंकि जिन लोगों के गुर्दे कमज़ोर हो जाते हैं, खुसूसन शुगर के साथ, ब्लड प्रेशर के साथ, या जो लोग क्रॉनिक किडनी डिजीज़
या CRF क्रॉनिक रीनल फेलियर का जो शिकार है, उन लोगों में यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा हो सकती है और इन लोगों में यूरिक एसिड के स्टोन्स और यूरिक एसिड से जो जोड़ों की बीमारियां पैदा होती हैं उनका खदशा ज़्यादा रहता है। सो वो लोग अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें और अपने डॉक्टर के मुस्तनद जो गुर्दों के डॉक्टर या नेफ्रोलॉजिस्ट हैं उसके मशवरे के मुताबिक ही दवाइयों का इस्तेमाल करें और उसके मशवरे के मुताबिक ही अपनी खुराक का डाइट प्लान बनाएं। अगर आपके खुराक में आप एतदाल लाएं और उन चीज़ों से परहेज़ करें जिन चीज़ों से आपका यूरिक एसिड बढ़ता है, इस परहेज़ के साथ भी अगर आपकी अलामात जारी रहती हैं या खुदा न खास्ता आपकी यूरिक एसिड का लेवल कम नहीं हो रहा, सो आप अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए, क्योंकि आपका डॉक्टर ही फिर ये तजवीज़ करेगा और इसकी तशख़ीस करेगा इस बात की कि आया आपके बदन में यूरिक एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा है, बन ज़्यादा रहा है, या आपके बदन से उसका अखराज जो है वो कम है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में या आपके ब्लड में यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा हो रही है। इन दोनों अवामिल का अगर जायज़ा आपका डॉक्टर ले और एक जो इनमें आपका जो डायग्नोसिस हो जाए और तशख़ीस हो जाए कि क्या वजह है कि आपका यूरिक एसिड ज़्यादा है, तो आपका डॉक्टर उसके मुताबिक आपको दवाइयाँ तजवीज़ कर सकता है, जिनमें ऐसी दवाइयाँ भी हैं जो आपके यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को कम कर देती हैं और कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि आपके यूरिक एसिड की अखराज में आपको मदद देती हैं। सो वो आपका डॉक्टर बेहतर समझता है कि कौन सी दवाई आपके लिए अच्छी है और कौन सी दवाई की आपको ज़रूरत है, उसी के मुताबिक वो आपको दवाई तजवीज़ कर देते हैं। लेकिन उन लोगों में जिन लोगों में यूरिक एसिड की शिकायत है, उन लोगों के लिए मैं ख़ास तौर पे आपको बता देता हूँ कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप परहेज़ करें तो आपका यूरिक एसिड कम हो सकता है। उनमें जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि बड़े गोश्त का इस्तेमाल कम किया जाए, चने का, दाल, लोबिया वगैरह इनका इस्तेमाल कम किया जाए, आपका प्रोटीन का जो यूज़ है या प्रोटीन आप जितना इस्तेमाल करते हैं उसमें थोड़ी कमी ले ली तो आप में ज़रूर इंशाल्लाह जो यूरिक एसिड की प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। दवाई के लिए अपने मुस्तनद डॉक्टर के पास जाके उससे मशवरा करके और उसके बाद आप दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो रोज़मर्रा की टिप्स और खुराक में परहेज़ और उसकी अलामात वगैरह मैं आपको बता देता हूँ, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपको खुदा न खास्ता इस तरह के कोई मसाइल तो नहीं है, या अगर आपके घर में किसी को इस तरह के माइंड से मसाइल हों तो आप उनका सद्दबाव कर सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।